कभी सोचा है बर्फ क्यों पिघलती है या आग वो क्यों जलती है? इन सब क्यों का जवाब एक ही जगह छिपा है, ऊष्मप्रवैगिकी में। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग साइंस के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा कोई कहता है कि एक थ्योरी को कभी गलत साबित नहीं किया जा सकेगा, तो मतलब वो कोई मामूली बात नहीं है। ऊष्मप्रवैगिकी या थर्मोडायनामिक्स बस एक थियोरी नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाले फंडामेंटल रूल्स में से एक है। तो आखिर सवाल ये है, आग जलती है, बर्फ पिघलती है, बैटरी खत्म हो जाती है, ये सब एक ही डायरेक्शन में क्यों होता है? मतलब कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि राख से लकड़ी बन जाए? वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो सब कुछ एक ही तरफ धकेल रही है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, इस रहस्य को सुलझाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले ये कि थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में ब्रह्मांड को देखा कैसे जाता है। असल में इसे दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। ये दो हिस्से हैं, सिस्टम और सराउंडिंग्स। सोचिए, एक कप गरम चाय, तो ये चाय हमारा सिस्टम हो गई, यानी वो चीज जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और कप, हवा, कमरा, सब कुछ वो सराउंडिंग्स हैं। बस इतना ही सिंपल है। अब ये सिस्टम भी तीन तरह के होते हैं और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपने आसपास की दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। कुछ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करते हैं, कुछ सिर्फ एनर्जी और कुछ कुछ भी नहीं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से हमें हमारे रहस्य का पहला सुराग मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले नियम की। ये वो फंडामेंटल रूल है जो बताता है कि एनर्जी के साथ होता क्या है, और यही हमारी क्यों की खोज का पहला सबसे बड़ा सुराग है। पहला नियम, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। जैसे लाइट बल्ब में बिजली की एनर्जी रोशनी और गर्मी में बदल जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। तो किसी भी सिस्टम की कुल एनर्जी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी या यू। और इसमें जो भी बदलाव आता है उसका हिसाब किताब इस इक्वेशन से रखा जाता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मतलब सिस्टम में कितनी हीट आई और उस पर कितना काम हुआ, बस यही है एनर्जी का पूरा लेखा जोखा। ठीक है, तो पहला नियम तो समझ आ गया। अब इससे एक बहुत लॉजिकल आइडिया सामने आता है। शायद हर चीज इसलिए होती है क्योंकि वो कम एनर्जी वाली स्टेट में जाना चाहती है ना? ये एक अच्छी स्टार्टिंग हाइपोथेसिस लगती है। अब इस हीट चेंज को मापने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, एंथैल्पी, जिसे H से दिखाते हैं। इसे मोटे तौर पर किसी सिस्टम की टोटल हीट एनर्जी मान सकते हैं। जब कोई रिएक्शन गर्मी छोड़ता है तो एंथैल्पी कम हो जाती है। तो हमारी हाइपोथेसिस ये है कि जो भी चीजें अपने आप होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, मतलब गर्मी छोड़ती हैं। इससे उनकी एंथैल्पी कम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गेंद पहाड़ी से नीचे लुढ़क कर एक ज्यादा स्टेबल लो एनर्जी स्टेट में आ जाती है। लगता है ना कि यही जवाब होगा? और ये चार्ट भी हमारी इसी बात को दिखाता है। देखिए, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की कम। ये जो एनर्जी ड्रॉप है यही रिएक्शन को ड्राइव कर रहा है, या कम से कम हमें तो यही लग रहा है। लेकिन क्या कहानी इतनी ही सिंपल है? लेकिन यहीं पर एक पेंच है। अगर ये सच है तो फिर कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्यों होती हैं? मतलब ऐसी रिएक्शंस जो गर्मी छोड़ती नहीं बल्कि सोखती हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, वो तो अपने आप होता है, पर उसके लिए को गर्मी चाहिए। हमारी हाइपोथेसिस यहाँ आकर फेल हो जाती है। इसका मतलब साफ है, सिर्फ कम एनर्जी की तरफ जाना ही पूरी कहानी नहीं है। कोई और भी फैक्टर है, कोई और ड्राइविंग फोर्स है जो काम कर रही है। तो चलिए अब उस मिसिंग पीस ऑफ द पजल को ढूंढते हैं। और वो मिसिंग पीस है अव्यवस्था, डिसऑर्डर, केओस। जी हाँ, ब्रह्मांड में एक फंडामेंटल टेंडेंसी है, चीजें हमेशा ज्यादातर अव्यवस्थित, ज्यादा रैंडम होना चाहती हैं। एक साफ सुथरा कमरा अपने आप और बिखरता जाता है, कभी अपने आप ऑर्गेनाइज नहीं होता। हमारा यूनिवर्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। और इस अव्यवस्था या रैंडमनेस को मापने के लिए भी एक टर्म है, एंट्रोपी, जिसे S से दिखाते हैं। जितनी ज्यादा एंट्रोपी मतलब उतनी ही ज्यादा डिसऑर्डर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टेट्स ऑफ मैटर।
सोचिए एक सॉलिड क्रिस्टल के बारे में, जहां हर पार्टिकल अपनी जगह पर परफेक्टली अरेंज्ड है। इसकी एंट्रोपी बहुत कम है। और अब सोचिए एक गैस के बारे में, जहां पार्टिकल्स हर दिशा में रैंडमली भाग रहे हैं। यहाँ क्योस है, डिसऑर्डर है, और इसलिए एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। तो अब हमारे पास दो कंपीटिंग फोर्सेस हैं। एक तरफ है एंथैल्पी, जो सिस्टम को लो एनर्जी की तरफ खींच रही है, और दूसरी तरफ है एंट्रोपी, जो उसे ज्यादा डिसऑर्डर की तरफ धकेल रही है। तो जीतेगा कौन? फैसला कैसे होगा? इसका जवाब हमें मिलता है अंतिम पड़ाव में, गिब्स ऊर्जा में। तो कोई भी प्रोसेस अपने आप होगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोनों फोर्सेस के बीच संतुलन कहाँ बैठता है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, एंथैल्पी में बदलाव और एंट्रोपी में बदलाव के बीच का। और इस संतुलन को कैलकुलेट करने का काम करता है ये शानदार इक्वेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यह है गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन। ये H और S यानी एनर्जी और डिसऑर्डर दोनों को अकाउंट में लेता है और हमें एक फाइनल वर्डिक्ट देता है। और ये टेबल, ये एक तरह की चीट शीट है। ये दिखाती है कि कब एंथैल्पी जीतेगी और कब एंट्रोपी। इसमें तापमान यानी T का भी बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपी हावी हो जाती है, तो कभी लो टेम्परेचर पे एंथैल्पी। तो आखिर में फैसला सिर्फ एक चीज पर आके टिकता है, डेल्टा G की वैल्यू पर। अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो समझ लीजिए यूनिवर्स से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वो होकर रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो नहीं होगा, और अगर जीरो है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी कहीं नहीं जा रहा। तो देखिए, ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम कहता है कि हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के साथ ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी यानी कुल अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। तो अगर हमारा ब्रह्मांड लगातार हमेशा ज्यादा से ज्यादा अव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तो फिर इसका अंतिम अंजाम क्या होगा? सोचिएगा।